हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मटेरियलिटी, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर की रिवीजन को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम बात करेंगे ऑडिट रिस्क की, एसए 265 एंड एसए 330 की, और जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविजंस की। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? आप सबको पता है ऑडिट रिस्क के प्राइमरीली दो कंपोनेंट होते हैं, एक ROMM एंड दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। जहां तक ROMM की बात है, दो टाइप्स हैं इसकी, दो कंपोनेंट हैं इसके, वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड सेकंड वन इज कंट्रोल रिस्क। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट आ जाते हैं ऑडिट रिस्क के, नंबर 1 इनहेरेंट रिस्क, नंबर 2 कंट्रोल रिस्क एंड नंबर 3 डिटेक्शन रिस्क। पहले बात कर लेते हैं इनहेरेंट रिस्क की। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, अकाउंट बैलेंस का, डिस्क्लोजर का, मिस स्टेटमेंट का रिस्क, एज्यूमिंग दैट कोई इंटरनल कंट्रोल नहीं है। Susceptibility of an account balance or class of transaction to a material misstatement assuming that there are no related internal control। तो यदि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी ट्रांजैक्शन में, अकाउंट बैलेंस में या डिस्क्लोजर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क क्या कहलाता है? इनहेरेंट रिस्क कहलाता है। कॉजेस, इनहेरेंट रिस्क क्यों एराइज होता है? इनहेरेंट रिस्क may arise due to entity objective. Inherent risk may arise due to nature of operation, regulatory environment in which the entity operate, business size and complexity. These are some causes due to which inherent risk may arise. Now, whether auditor is concerned with each and every kind of inherent risk, most of the inherent risk के साथ auditor का concern है। तो कुछ examples जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कंप्लेक्सिटी है तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है। हाई वैल्यू इन्वेंट्री, हाई वैल्यू है तो उसमें भी मिस स्टेटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां पर सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। कंपनी के पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल लैकिंग करती है बिजनेस ऑपरेशंस की कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए। डिक्लाइनिंग और वोलेटाइल इंडस्ट्री, जहां पर बहुत बिजनेस फेल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसके कारण हमारा क्लाइंट जिस प्रोडक्ट को बना रहा है दैट मे बी ऑब्सोलीट। सो इनहेरेंट रिस्क किन किन कारणों से हो सकता है? may arise due to business objective, may arise due to nature of business operation, regulatory environment, size, complexity। तो इसके कुछ एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, हाई वैल्यू इन्वेंट्री, accounting estimates that are subject to significant uncertainty, lack of sufficient working capital to continue the business operation, declining or volatile industry with many business failures, technological development that might make a product obsolete। नंबर 2 कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क अराइज होता है जब कंट्रोल एग्जिस्ट तो करते हैं बट दिस कंट्रोल फेल्स to prevent, detect, correct material misstatement on a timely basis at the assertion level. That means internal control seems to be ineffective। inherent risk का मेन कारण था या प्रिजम्पशन थी नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करते। कंट्रोल रिस्क का मेन एस्पेक्ट क्या है? इनएफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल। रिस्क that material misstatement will not be prevented, detected and corrected on a timely basis by the internal control system। Some risk will always exist because internal control has its own inherent limitations। डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट और कंट्रोल, ये दोनों रिस्क कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उनके इंटरनल कंट्रोल की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पॉलिसीज पर बेस्ड है। बट
डिटेक्शन रिस्क इज प्राइमरीली रिलेटेड विद द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। ऑडिटर किस एक्सटेंट तक प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहा है, कौन से प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहा है, किस समय प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। यदि ऑडिटर के प्रोसीजर्स की नेचर गलत है, ऑडिटर के प्रोसीजर्स की टाइमिंग गलत है, ऑडिटर के प्रोसीजर की एक्सटेंट अप्रोप्रिएट नहीं है, देन देयर इज ए रिस्क दैट ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट बिकॉज आपने सफिशिएंट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किए, आपने सही समय पर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए, आपने प्रोसीजर्स की नेचर को ही गलत सेलेक्ट किया। तो रिस्क that substantive procedures performed by the auditor failed to detect the material misstatement. Some detection risk would always be present even if auditor was to examine 100% of the account balance or class of transaction. In designing and evaluating the results of performing procedure, auditor should consider the possibility कहां पर मुझसे कमियां हो सकती हैं। हो सकता है मैंने ऑडिट प्रोसीजर गलत सेलेक्ट कर लिया, ऑडिट प्रोसीजर सही सिलेक्ट किया बट मैंने उसको गलत अप्लाई कर लिया, मैंने उसको अप्लाई भी गलत नहीं किया, सही अप्लाई किया बट उसका जो रिजल्ट आया उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। सो आपने ऑडिट प्रोसीजर गलत यूज किया, ऑडिट प्रोसीजर मिस अप्लाई किया, ऑडिट प्रोसीजर्स की इंटरप्रिटेशन गलत कर ली। तो इन सारी सिचुएशन में there always remains a detection risk that auditor will not be able to identify the material misstatement. So तीन तरह के हमारे ये ऑडिट रिस्क हैं, वन इज इनहेरेंट रिस्क, दूसरा कंट्रोल रिस्क एंड तीसरा डिटेक्शन रिस्क। क्योंकि ये दोनों रिस्क इनहेरेंट कंट्रोल ये रिलेटेड है विद द इंटरनल कंट्रोल द पॉलिसीज विच आर बीन डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट एंड गवर्निंग बॉडी, सो इनको कंबाइंड असेस किया जाता है इन द नेम ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यदि ज्यादा होता है तो हम अपना सैंपल साइज बढ़ा देते हैं, ज्यादा चेकिंग करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को बढ़ा देते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, हमारा डिटेक्शन रिस्क लोअर साइड पर चला जाता है। लेकिन यदि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल इज ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, बहुत इफेक्टिव है, तो क्या होगा, हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, और जब हम रिलैक्स हो जाते हैं देन डिटेक्शन रिस्क माइट इंक्रीज, डिटेक्शन रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क के बीच में क्या रिलेशन है, द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू रिस्क इज इनवर्स। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा। तो यही हमारा टॉपिक है, द रिलेशनशिप इन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द ऑडिट रिस्क। इनहेरेंट एंड कंट्रोल, inherent risk and control risk, they are highly interrelated, as in many cases management reacts to internal control by designing accounting and internal control system to prevent, detect and correct the misstatements. As a result, auditor needs to make a combined assessment of inherent and control as the risk of material misstatement. नाउ अब बात आ गई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। जब ROMM हाई होता है, ऑडिटर को डिटेक्शन रिस्क को लो लेवल पर लाना पड़ेगा सो दैट ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस टू एन एप्रोप्रिएट लो लेवल। लेकिन यदि ROMM लो है, इंटरनल कंट्रोल आर वेरी मच इफेक्टिव, देन ड्यू टू रिलैक्स्ड ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर कैन एक्सेप्ट a slight higher level of detection risk. Mathematically, audit risk is the inherent multiply control multiply detection. रेगुलर बैच में मैंने आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ करवाया हुआ है। नेक्स्ट, थियोरेटिकली 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द स्टेप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। Step number 1, assess significance of the assessed risk, impact of its occurrence. जो रिस्क ऑडिटर असेस करना चाह रहा है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, असेस करें, और इसका यदि ये रिस्क अराइज होता है
तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। मान लीजिए असेस्ड रिस्क है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माइट बी wrongly valued, जिसके कारण ओवरऑल टर्नओवर माइट इंक्रीज माइट डिक्रीज। सेल्स हाई वैल्यू पर दिखाई जाएंगी, टर्नओवर इंक्रीज करा के प्रॉफिट इंक्रीज करवा रहे हो आप, बैंक से लोन लेना होगा। बट यदि टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना आपका ऑब्जेक्टिव है तो प्रॉफिट कम करने पड़ेंगे, प्रॉफिट कम करने के लिए टर्नओवर कम करनी पड़ेगी, रिलेटेड पार्टी को सेल कर रहे हैं एट ए लोअर प्राइस। सो इस ट्रांजैक्शन की कितनी सिग्निफिकेंस है, लो सिग्निफिकेंस है, फिर हम ज्यादा पेन नहीं लेते। लेकिन यदि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टोटल सेल का 50, 60, 70% है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। नाउ असेस लाइक्लीहुड ऑफ द असेस्ड रिस्क टू अकर, कितने चांसेस हैं इस रिस्क के होने के और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट असर्शंस दैट आर अफेक्टेड, वैल्यूएशन अफेक्ट होगा, मेजरमेंट अफेक्ट होगा, प्रेजेंटेशन अफेक्ट होगी, डिस्क्लोजर अफेक्ट होगा, कंप्लीटनेस अफेक्ट होगी। क्या असर्शन अफेक्ट होगी यदि ये रिस्क अराइज होता है तो। कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ईच असर्शन रेलिवेंट टू द अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शन एंड द डिस्क्लोजर्स, जो आप ऐसे 315 के अंदर पढ़ते हैं। ट्रांजैक्शंस की असर्शन, अकाउंट बैलेंसेस की असर्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स की असर्शन। तो ईच असर्शन के ऊपर इस रिस्क का इंपैक्ट कंसीडर करिए विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। आइडेंटिफाई degree of significant risk that require separate attention and response by the auditor. Inquire and document management response over these area. इन रिस्क को कम करने के लिए कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इन प्लेस किया गया है एंड व्हाट इज द पॉसिबल इफेक्टिवनेस ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल इन मिटिगेटिंग दिस रिस्क। Consider the unique characteristics of risk. Consider the existence of inherent risk in transaction account balance and disclosures that needs to be addressed in designing the further audit procedures. So, theoretically यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ऑडिटर को एक्सरसाइज करने चाहिए फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो सबसे पहले आप फोकस करिएगा असेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ असेस्ड रिस्क, टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ असेस्ड रिस्क। लाइक्लीहुड फॉर द असेस्ड रिस्क टू अकर, assertions that are affected, impact of risk on each assertions, तो पहले 4 पॉइंट को थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो। क्या पहला पॉइंट है असेस्ड रिस्क की सिग्निफिकेंस को असेस करना, असेस्ड रिस्क के अक्रेंस की लाइक्लीहुड कितनी है। फिर असेस्ड रिस्क के बाद आप आ गए असर्शंस के ऊपर, डॉक्यूमेंट द असर्शंस दैट आर अफेक्टेड एंड इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ईच असर्शन। तो पहले 2 पॉइंट असेस्ड रिस्क के आ गए, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट असर्शंस के आ गए। देन degree of significant risk that requires separate attention and response by the auditor. Inquire and evaluate the management response. तो जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया वो आ गया रिस्पॉन्स का, जो कीवर्ड बन सकता है आपकी लर्निंग के लिए। रिस्पॉन्स, सिग्निफिकेंट रिस्क that require
ऑडिटर रिस्पॉन्स एंड इवेलुएट मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर आ जाएगी बात इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की। कंसीडर द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन इट्स प्लेस एंड इट्स पॉसिबल इफेक्टिवनेस इन मिटिगेटिंग द रिस्क। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क एंड कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ, छोड़ो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में तो बनेगा नहीं, ठीक, थ्योरेटिकली बनने के चांसेस है, और थ्योरेटिकल में 4 या 5 नंबर का आ सकता है। 5 पॉइंट्स भी आपने यदि प्रॉपर लिख दिए स्टेप वाइज, स्टेप में क्या होगा, 1 के बाद 4 लिखो और 4 के बाद 2 लिखो तो गलत है। 1 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा, 6 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 9 लिखा, इट्स ओके। ध्यान रखिएगा स्टेज वाइज आप अपने पॉइंट्स को कवर करें, लिखने 5 ही हैं बस, 5 से ज्यादा याद करने की एज सच कोई जरूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के चांसेस बहुत 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 कम है कि हाँ क्वेश्चन ने क्या किया कि सारे के सारे पॉइंट्स बना दिए और फिर बताया कि बताओ स्टेप 1 कौन सा, 2 कौन सा, 3 कौन सा, या किस सीक्वेंस में ये स्टेप्स फॉलो होंगे, बहुत कम चांसेस है। तो ये तो था हमारा पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक इस चैप्टर से, दैट इज ऑडिट रिस्क। आगे बढ़ते हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट। यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है? ऑडिट की वो अप्रोच जहां पर ऑडिटर सबसे पहले अपने ऑडिट रिस्क को एनालाइज करता है, बेस्ड ऑन दैट अपने मटेरियलिटी लेवल्स को सेट करता है और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कंपैरेटिवली उन एरिया पर ज्यादा एक्सटेंड करता है जहां रिस्क ज्यादा है। तो इट इज अ ऑडिट अप्रोच that analyze audit risk, set materiality threshold based on the audit risk, develop the audit program that allocate a larger portion of audit resource to high risk areas. It is an essential element of financial audit, both in attest audit of financial statement and audit of financial systems and transaction including evaluation of internal control. तो risk based approach, it is a essential element of financial audit। अटेस्टेशन कर रहे हैं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन कर रहे हो, रिस्क बेस्ड ऑडिट एज्यूम्स इट्स इंपॉर्टेंस। चलिए नेक्स्ट, what are the steps that are involved in risk based audit? 3 स्टेज वाइज हम इस काम को करते हैं। सबसे पहला काम है रिस्क असेसमेंट का, रिस्क को असेस करना, बेस्ड ऑन दैट उसके रिस्पॉन्स को, मींस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिजाइन करना एंड परफॉर्म करना, एंड नेसेसरी एविडेंसेस को कलेक्ट करना। जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं उन एविडेंसेस के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ करके रिपोर्ट करना। तो जो रिस्क बेस्ड ऑडिट है उसका सबसे पहला स्टेप आ जाता है टू असेस द रिस्क, देयर आफ्टर बेस्ड अपॉन द असेस्ड रिस्क परफॉर्म द रिस्पॉन्सेस, डिजाइन एंड परफॉर्म द रिस्पॉन्सेस। जैसे यदि आपको ध्यान हो, एक एसए है एसए 315, जहां पर ऑडिटर को कहा जाता है ऑडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग किसकी, ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई वेदर रिस्क एग्जिस्ट एंड assess how much it is, ऐसे 315 का नाम identification and assessment of, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। तो ऑडिटर ने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया और उसकी सिग्निफिकेंस को असेस किया, बेस्ड अपॉन दैट एसए 330 कहता है Now you are required to design and perform responses, किसके, assessed risk के। इसका नाम ही क्या है एसए 330 का, responses to assessed risk, और 2 रिस्पॉन्स प्राइमरी होते हैं,
कौन से? टेस्ट ऑफ कंट्रोल आल्सो नोन एज कंप्लायंस प्रोसीजर। सेकंड वन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दो टाइप, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क असेसमेंट की। In this phase, auditor assesses the risk of material misstatement. Aspects involved. Number one, perform client acceptance and continuance procedures as per the requirement of SA 220. Planning, overall engagement, SA 300. Perform RAP to understand business and identify inherent and control risk, SA 315. Identify the relevant internal control procedures and assess their design and implementation, again SA 315. Auditor is required to obtain an understanding of the entity, its environment, including internal control. Assessing risk of material misstatement. तो पॉइंट नंबर 3, 4, 5 आपको कहा गया आरएपी परफॉर्म करिए टू अंडरस्टैंड द बिजनेस सो एज टू आइडेंटिफाई इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क. नाउ आइडेंटिफाई रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड असेस देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन. उनकी इफेक्टिवनेस वो मेरा रिस्पॉन्स है जो मैं 330 में परफॉर्म करूंगा. स्टेज नंबर 2 रिस्क रिस्पॉन्स के अंदर. Identifying significant risk that requires special audit consideration and risk for which substantive procedure will not be sufficient alone. Again, SA 315. कौन से रिस्क हैं that require special audit consideration? Risk of fraud, risk of recent changes in economic and accounting reporting frameworks, risk of related party transactions, significant economic development, significant changes in financial reporting frameworks, reporting requirements, complexities. Communicate material weaknesses in the design and implementation of internal control to management and TCWG. ऐसे 265 इन्वॉल्व हो गया. Making informed assessment at financial statement and assertion level, SA 315. सो जो पहली स्टेज है हमारी रिस्क असेसमेंट की, उसके अंदर SA 210, 220, 300, 315, 265 की चर्चा हुई है. सो फर्स्ट स्टेज में ऑडिटर ने अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिजाइन किया और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस किया बेस्ड अपॉन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, SA 315. और जो इंटरनल कंट्रोल में डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में कमियां नजर आई, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में, देन उसको उसने लेटर ऑफ वीकनेस के थ्रू मैनेजमेंट को बता भी दिया SA 265 के अंदर. रिस्क रिस्पॉन्स यहां पर ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करता है, परफॉर्म करता है, so as to appropriately respond to risk of material misstatement on the basis of which necessary audit evidences are collected, on the basis of which auditor draw his conclusion. Audit procedures that are designed to address the assessed risk include test of operational effectiveness of internal control known as test of control, also known as compliance procedures. Substantive procedures that includes test of detail and substantive analytical procedures. What are the matters to be considered while planning the various audit procedure? कौन सा टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करें, वाउचिंग करें, वेरिफिकेशन करें, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करना है, तो उसकी प्लानिंग में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये पर्टिकुलरली अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 नंबर के लिए. असर्शंस, कौन सी ऐसी असर्शंस है जिन्हें आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर से एड्रेस नहीं कर पाएंगे, कंप्लायंस प्रोसीजर्स भी आपको परफॉर्म करने ही करने पड़ेंगे.
एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यदि जिसे टेस्ट कर लिया जाए, दैट विल help in reducing the need or scope of the substantive procedures. Potential for substantive analytical procedure that would reduce the need for other types of procedures. Need to incorporate the element of surprise audit, unpredictability in performing the procedures. Need to perform the further audit procedures to address potential for management override of control. यदि मैनेजमेंट किसी एरिया पर कंट्रोल्स को ओवरराइड कर रही है, देन आप उस एरिया को एड्रेस कर पाए एप्रोप्रिएटली, इस चीज को ध्यान में रखकर आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की डिजाइनिंग एंड परफॉर्मेंस करिए. नीड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक प्रोसीजर सो एज टू एड्रेस द सिग्निफिकेंट रिस्क दैट वुड हैव बीन आइडेंटिफाइड. तो यहां पर जो चीजें आपकी आ गई, नंबर 1, कौन सी ऐसी असर्शंस हैं जिन्हें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अकेले एड्रेस नहीं कर सकती. नंबर 2, क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं जिनसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की एक्सटेंट को कम किया जा सकता है. क्या देयर इज ए पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जिसके कारण फॉर अदर प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को कम किया जा सकता है. नीड टू इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स. नीड टू परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू एड्रेस द potential for management override of controls, and need to perform the specific procedures to address the significant risk identified in the RAP. तो अब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए. अब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए और इनके थ्रू क्या किया आपने, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए. तो इन ऑडिट एविडेंसेस के बेस पर नाउ द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ हिज कंक्लूजन, and conclusion is to be expressed in the audit report through audit opinion. Reporting, it is the final phase which requires the assessment of audit evidence and determine whether they are sufficient and appropriate so as to reduce the risk of material misstatement at an appropriate low level. It is important to determine whether any change arise in assessed level of risk, whether the conclusion drawn are appropriate, whether any suspicious circumstances that may cause doubt over the reliability of financial statement or over the integrity of the management are encountered. When all procedures have been performed and conclusions reached, audit findings should be reported to management and TCWG. An audit opinion shall be formed and the decision made on appropriate wordings for the auditor report. तो ये थे हमारे स्टेप्स एज टू द रिस्क बेस्ड ऑडिट. इंटरनल कंट्रोल अलग सेशन में कराऊंगा, इंटरनल चेक अलग उसी में आएगा, इंटरनल कंट्रोल, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा SA 265, दैट इज communicating the deficiencies in internal control to TCWG and the management. SA 265 का सबसे पहला टॉपिक, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल होती क्या है. यदि इंटरनल कंट्रोल अनेबल है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, दैट मींस डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल या फिर एब्सेंस ऑफ द कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मिसस्टेटमेंट, नॉन एग्जिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल. सो जो नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल है, यदि वो एग्जिस्ट नहीं करते या एग्जिस्ट करते हैं बट दे फेल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस एट असर्शन लेवल, देन हम कहेंगे
इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो ऑडिटर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है टू डिटरमिन वेदर ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, क्या आपको लग रहा है इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है आपने? यदि आपने इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन क्या ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी कब? यदि आपके पास एविडेंसेस हैं ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ईदर एब्सेंट या फिर इनइफेक्टिव है, जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करे उसके ऊपर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स इनइफेक्टिव है, प्रायर पीरियड की मिस स्टेटमेंट को करंट पीरियड में करेक्ट कराया गया है, और प्रायर पीरियड की मिस स्टेटमेंट दैट मे अराइज ड्यू टू एनी फ्रॉड और एरर, मैनेजमेंट इज अनेबल टू ओवरसी द प्रोसेस ऑफ preparation of financial statement, auditor procedures performed by the auditor, इनके थ्रू ऑडिटर ने मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट की, बट such misstatements were not detected, prevented and corrected by the entity internal control system. तो इंटरनल कंट्रोल, यदि आपको ध्यान हो, वैसे इसकी रिवीजन भी करेंगे आगे जाकर, 5 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, दूसरा कंपोनेंट है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तीसरा कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फोर्थ कंपोनेंट है इसका आपका मॉनिटरिंग का। तो जो ये इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट हैं, चाहे वो कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करूं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस की बात करूं, तो यदि इंटरनल कंट्रोल के सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इधर एब्सेंट है या इनइफेक्टिव है, तो इट इज ए केस ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ऑडिटर ने रिस्क आइडेंटिफाई करे, बट मैनेजमेंट का उसके ऊपर रिस्पॉन्स बड़ा ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स है, इनइफेक्टिव। Prior period misstatements due to fraud or error has been corrected in the current period. Management fails to oversee the financial statement preparation process. Misstatements that are being detected by the auditor procedures that were not prevented, detected and corrected by the entity internal control system. Now, अब यदि ऑडिटर ने डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की, तो ये डेफिशिएंसी ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी है टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। कम्युनिकेशन होगा राइटिंग में, टीसीडब्ल्यूजी को सिग्निफिकेंट, मैनेजमेंट को सिग्निफिकेंट एज वेल एज अदर डेफिशिएंसी। और जो कम्युनिकेशन किया जाना है उसमें क्या क्या चीजें आप बताएंगे? We need to give the description of the deficiency, explanation of their potential effect, and some information so as to explain that purpose of my audit is to express the opinion. I evaluate internal control not for the purpose of reporting effectiveness on the internal control, rather to design the further audit procedures. Matter that are being reported here are those deficiencies that we have identified during the course of audit, and other deficiencies may exist. Matter reported are limited to the deficiency that auditor identified during the audit and are considered to be of being important so as to require attention of management. So इस तरह से बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी होती क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करने चाहिए थे फॉर द प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, वो या तो एग्जिस्ट नहीं करते, और एग्जिस्ट करते हैं देन दे फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। यदि ऑडिटर ने कोई भी मटेरियल डेफिशिएंसी, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, auditor is required to communicate the significant deficiency in writing to management as well as to the TCWG.
if auditor identifies the deficiency but that is not considered to be a significant one, that deficiency also required to be reported by the auditor to TCWG in writing. Communication requires description of the deficiencies, explaining the potential effect of such deficiency, a statement that purpose of my audit is to express the opinion on the financial statement. We evaluate the internal control to design the further audit procedure, and these deficiencies are considered to be significant ones so as to they require attention of the TCWG. Now, इसके बाद फिर कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के? एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट इनइफेक्टिव है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंटिटी का अपना रिस्क असेसमेंट सिस्टम एब्सेंट है या फिर इनइफेक्टिव है, ऑडिटर ने जो सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किए उसके ऊपर मैनेजमेंट का इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स है, प्रायर पीरियड की एडजस्टमेंट्स की गई है, प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट्स को करंट पीरियड के अंदर एडजस्ट किया गया है, management fails to oversee the financial statement preparation process, and the misstatements that are being detected by the auditor procedures are not being identified by the, are not being indicated by the management internal control system. इसके बाद इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक और है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कौन से ऐसे मैटर हैं जो ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए वेदर अ डेफिशिएंसी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? वेदर अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट वन और नॉट, इसके लिए ऑडिटर को क्या क्या चीजों को कंसीडर करना चाहिए? नंबर 1, लाइक्लीहुड of the deficiency leading to material misstatements in the financial statement. यदि कोई भी मिसस्टेटमेंट के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट अराइज होने के चांसेस हैं, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. ससेप्टेबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड ऑफ द रिलेटेड असेट और लायबिलिटी. यदि किसी डेफिशिएंसी के कारण एनी असेट और लायबिलिटी उसके अंदर उसके कारण एक सिग्निफिकेंट लॉस या फ्रॉड होने के चांस हैं, देन अगेन इट इज ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द एस्टिमेटेड अमाउंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपोज्ड टू डेफिशिएंसीज. वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बड़े लार्ज लेवल के ऊपर हो रही है, that has occurred or may occur in any account balance or class of transaction. Importance of control to financial reporting process like general monitoring control, control over prevention and detection of fraud, control over selection and application of significant accounting policies, transactions with related parties, transaction outside the entity normal course of business, and year-end financial reporting process. ये कंट्रोल जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे, अब मान लो रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन लेस देन 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो क्या ये सिग्निफिकेंट होगा? क्या ये इसके कारण कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी के चांसेस हैं? नहीं. कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांसैक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लेस देन 0.1%, तो इनके कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. इनके कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है. कंट्रोल इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसके कारण जो डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है दैट माइट नॉट बी अ सिग्निफिकेंट वन. कॉजेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस, डिफरेंसेस के कितने चांसेस हैं ड्यू टू सच डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. Interaction of deficiency with other deficiency in internal control. How a deficiency in one area of internal control might affect the deficiency in another area of internal control. तो यदि कई बार क्या होता है, एक चीज दूसरे को इफेक्ट करती है. रॉ मटेरियल की परचेज आगे प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी, प्रोडक्शन सेल्स को अफेक्ट करेगी, सेल डेटर को अफेक्ट करेगा. तो यदि एक साइकिल बनता है किसी पर्टिकुलर
ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वहां पर क्या एक डेफिशिएंसी दूसरी डेफिशिएंसी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि दो लेवल डेफिशिएंसी मिलकर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती है। सो थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। कौन से मैटर्स हैं दैट ऑडिटर नीड टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और नॉट। 8 पॉइंट है, लर्न एनी 5 कोशिश करिएगा। फर्स्ट सेकंड ये तो याद रखिएगा ही रखिएगा, सिक्स्थ को भी याद कर लीजिएगा, इसमें से 2 कंट्रोल सफिशिएंट है, 8th एंड 7th। जनरली क्या होता है, एग्जामिनर बीच की चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो स्टार्टिंग का पढ़ता है, लास्ट का भी पढ़ता है। स्टार्टिंग का सही नजर आता है तो उसको लगता है बीच का भी सही होगा, और लास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता है। तो यदि आपके शुरुआत के लास्ट के पॉइंट बड़े प्रॉपर तरीके से लिखे हुए हैं और बीच में भी ठीक थोड़ा सा वो ओवरव्यू ले, और आपके पॉइंट्स में जो ऑडिट की रिलेटेड टर्म्स हैं वो लिखी गई हैं, देन देयर आर ग्रेट चांसेस कि वो आपको अच्छे मार्क्स अवार्ड करेगा। सो दिस इज अबाउट SA 265। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज SA 330 रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। जो मैंने अभी आपके साथ स्टेजेस फॉर रिस्क ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट की स्टेजेस में भी डिस्कस किया था कि SA 330 के अंदर ऑडिटर को जो रिस्क उसने 315 में असेस किया था उसके रिस्पॉन्सेस को डिजाइन करना है, परफॉर्म करना है। रिस्पॉन्सेस 2 है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड द सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। So, what is the objective of performing these responses? To obtain sufficient and appropriate audit evidences about the assessed risk of material misstatement through the design and implementation of appropriate responses. 2 रिस्पॉन्स हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। स्टडी मटेरियल ने जो अपना पूरा का पूरा फोकस डाला हुआ है इस स्टैंडर्ड में से, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर डाला हुआ है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, auditor shall design and perform the test of control to obtain the evidence as to the operating effectiveness of the relevant control। जब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंट्रोल्स आर इफेक्टिवली ऑपरेटेड एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एट द असर्शन लेवल। सो यदि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल सकते खाली, तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन करने चाहिए एंड परफॉर्म करने चाहिए। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर शैल perform other audit procedure in combination with the inquiry to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the control, including how controls were applied, consistency with which they were applied, by whom and by what means they were applied। like ये कंट्रोल्स मैनुअल कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं, कैसे एक पर्टिकुलर टाइम पर एक कंट्रोल को अप्लाई किया गया है, वेदर दिस कंट्रोल रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड, जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करने वाले हैं, बाय whom and by what means these controls are being applied, आपने अपने एम्प्लॉइज के थ्रू इनको इंप्लीमेंट करवाया है या आउटसोर्स किया है। determine whether the controls to be tested depends upon other controls, and if so whether it is necessary to obtain the evidence supporting the effective operation of indirect control। एक कंट्रोल की चेकिंग करने के लिए यदि आपको उससे रिलेटेड अदर कंट्रोल जो डायरेक्टली एक ट्रांजैक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट आ सकता है, देन auditor is required to first determine whether the testing of the control requires
वेदर द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स, जिनको आप, वेदर द कंट्रोल्स दैट आर टू बी टेस्टेड depends upon some other controls that are named as the indirect control, and whether it is necessary to obtain audit evidences about those indirect controls. Now अब इसके अंदर हमें किस एक्सटेंट तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को परफॉर्म करना चाहिए, किन किन चीजों पर ये मैटर, किन किन चीजों को कंसीडर करना चाहिए इस एक्सटेंट को डिटरमिन करते हुए. So what are the matters to be considered in determining the extent of test of control? Frequency of performance of control, length of time during audit period that auditor is trying to rely on operating effectiveness of such control. 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितना ज्यादा आप अपने ऑडिट पीरियड के अंदर इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना चाहेंगे, जितना लेंथ को बढ़ाएंगे उतना टेस्टिंग आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, relevance and reliability of audit evidences to be obtained regarding the operating effectiveness of control. जितना ज्यादा relevant and reliable internal control की effectiveness आप चाहते हैं, evaluate करना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको एग्जामिन करना पड़ेगा. Extent to which audit evidence is obtained by test of other controls related to same assertion. यदि same assertion के लिए आप एक से ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ कंट्रोल की एक्सटेंट को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि उसी सेम असर्शन के लिए आप दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस. देयर आर वेरियस मेथड जिसके थ्रू आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को परफॉर्म करते हैं. तो एक तो हो गया हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसके थ्रू इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट किया जाता है. दूसरा है हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर. सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू ऑडिटर असर्शन लेवल पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है. कंप्राइजेस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव, एनालिटिकल प्रोसीजर. टेस्ट ऑफ डिटेल में ट्रांजैक्शंस भी आ जाती हैं, बैलेंसेस भी आ जाते हैं, जिसको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का नाम दे दिया जाता है फर्दर. तो ये दो रिस्पॉन्स है हमारे, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर. स्टडी मटेरियल ने इसके दो फर्दर टॉपिक्स और दिए हैं, स्पेशल कंसीडरेशन, अगेन वो भी इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है. क्या हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के लिए जो ऑडिट एविडेंसेस प्रायर पीरियड में कलेक्ट किए गए थे, क्या हम उन पर रिलाई कर सकते हैं? और एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर यदि मैंने 3 मंथ के लिए एक इंटरिम पीरियड के लिए ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया, तो जो बाकी का रिमेनिंग 9 मंथ बचा, उसके लिए क्या मैं उन 3 मंथ वाले एविडेंसेस को एज सच यूज कर सकता हूं? तो दो मेन टॉपिक आ गए, एक प्रायर पीरियड के एविडेंसेस को यूज करना और दूसरा इंटरिम पीरियड के एविडेंसेस को यूज करना. पहला टॉपिक है यूजिंग द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन इंटरिम पीरियड. चेक करिए, क्या इंटरिम पीरियड, मान लीजिए ये था आपका अप्रैल टू मई, अप्रैल टू जून ले लेते हैं, वेदर आफ्टर द जून मींस जुलाई टू मार्च में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं. ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस सब्सिक्वेंट टू द इंटरिम पीरियड. डिटरमिन what are the additional evidences that are to be obtained for the remaining period. Factors in determining additional audit evidence to be obtained about the controls that were operating effectively for the period remaining after an interim period. मतलब जैसे आपने ये फाइनेंशियल ईयर है, आपने इस पीरियड के लिए ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटरनल कंट्रोल की क्या पोजीशन थी. तो जो बाकी का पीरियड बचा, मान लीजिए ये अप्रैल टू जून है और ये जुलाई टू मार्च है, तो इस जुलाई टू मार्च के पीरियड में
आपको क्या एडिशनल ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो इसको डिटरमिन करने में कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इस इंटरिम पीरियड के दौरान कौन से स्पेसिफिक कंट्रोल्स को टेस्ट किया गया है, एंड सब्सिक्वेंट टू इंटरिम पीरियड कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं इन कंट्रोल्स के अंदर। डिग्री टू विच ऑडिट एविडेंस अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स वर ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीरियड 3-9, इसकी जगह 6 होता तो आपके एफर्ट्स कम होते, आपके प्रोसीजर रिमेनिंग 6 के लिए कंपैरेटिवली कम होते। एक्सटेंट टू विच ऑडिटर इंटेंड्स टू रिड्यूस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यदि आप इंटरनल कंट्रोल पर ज्यादा रिलाई करके सब्सटेंटिव की एक्सटेंट को कम करना चाहते हैं तो आपको इंटरनल कंट्रोल के सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक आपने इंटरिम पीरियड अप्रैल में जून, अप्रैल में अप्रैल टू सितंबर, उसके लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जो रिमेनिंग इन पीरियड बचा हुआ है सब्सिक्वेंट टू इंटरिम पीरियड, उसके लिए क्या ऑडिट एविडेंसेस कितने कलेक्ट करने हैं। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग द extent of audit evidences to be collected for the period subsequent to the interim period, these are certain factors that needs to be considered. Number 1, significance of assessed risk of material misstatement. Number 2, specific controls that were tested during the interim period and significant changes to them since they were tested. Degree to which audit evidences about the operating effectiveness of the controls were collected, length of the remaining period, extent to which auditor intends to reduce the extent of further audit procedure, and control environment. Theoretical question आ सकता है तो याद करना है ये भी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रायर पीरियड की। यदि आपने प्रीवियस पीरियड में लास्ट ईयर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए थे, इंटरनल कंट्रोल ही तो है, उसकी पॉलिसी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर दूसरे तीसरे साल चेंज होती रहती है। सो क्या आप प्रायर पीरियड में जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए गए थे उसके दौरान जो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे उन पर रिलाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट क्या वो आज भी रेलिवेंट है? तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द continuing relevance of the audit evidences by determining क्या प्रीवियस ऑडिट के सब्सिक्वेंटली कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हो गए तो आप करंट पीरियड में टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म करिए, पुराने ऑडिट एविडेंसेस पर रिलाई मत करिए। बट चेंजेस नहीं हुए, देन you may rely on the audit evidences collected in the previous period, but there is a requirement as per SA 330, and that requirement is to test the control at least once in every 3 years. Now, there are certain factors that requires retesting of control in current period. यदि कंट्रोल एनवायरमेंट डेफिशिएंट है, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग डेफिशिएंट है, कंट्रोल्स में मैनुअल एलिमेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व हैं, द पर्सन हु वर एंगेज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड, circumstances indicate the need for changes in controls, and general IT control seems to be deficient. तो यदि कंट्रोल एनवायरमेंट डेफिशिएंट है, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग डेफिशिएंट है, जनरल आईटी कंट्रोल डेफिशिएंट है, देन आपको प्रायर पीरियड के ऑडिट एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करना चाहिए, रादर
रीटेस्टिंग करनी चाहिए कंट्रोल्स की इन द करंट पीरियड। एंड 3 पॉइंट तो ये हो गए, डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग, डेफिशिएंट जनरल आईटी कंट्रोल। एक पॉइंट आ गया मैनुअल एलिमेंट्स इन द कंट्रोल, पर्सोनल चेंजेस दैट अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, circumstance may change that require the need for changes in control. So this is about SA 330। स्टडी मटेरियल ने SA 330 का सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट ही डिटेल में कवर किया है, वही मैंने रिवीजन में भी कवर किया, बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को भी SA 330 कवर करता है। स्टडी मटेरियल ने उसकी कोई बहुत डिटेल प्रोवाइड नहीं की, तो उस पार्ट को हम कंफर्टेबली स्किप कर सकते हैं, उसका रिस्क हम ले सकते हैं, चांसेस बहुत कम है उसके ऊपर। सो दिस इज अबाउट ऑडिट रिस्क, SA 265 एंड SA 330। तो इस सेशन को तो हम यहीं पर ओवर कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, दैट इज इंटरनल कंट्रोल, उसे कवर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जो टॉपिक्स अभी कराए हैं उनकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड।